नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। जोधपुर में मारवाड़ जाट महासभा के कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि मारवाड़ में आकर अच्छा लगता है। और वहीं सत्यपाल मलिक ने 3 कृषि कानून लागू किए जाने के बाद से ही मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजस्थान के लोगों को महाराणा प्रताप याद आते होंगे, लेकिन मुझे जाट नेता याद आते। और आज जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में समाज सेवा सम्मानित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में किसान आंदोलन का जिक्र किया गया और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 1.5 कमरों में मकान में रहता हूं और इसलिए किसानों के सवालों पर केंद्र से पंगा लिया और अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ और किसानों की सभी मांगे जब तक नहीं मान ली जाती आंदोलन वापसी नहीं हो सकता। और मैंने पीएम से कहा कि सिख और जाट चेहरा नहीं भूलते, आंदोलन खत्म करने से पहले उन्हें कुछ देकर भेजें। और उन्होंने इंदिरा का चेहरा भी याद रखा था और उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पद छोड़ने को तैयार हूं और किसानों को अब और दबा कर नहीं रखा जा सकता और वो अपना हक लेकर रहेंगे और बातचीत से नहीं देंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। और मेरी दिल्ली वालों को सलाह है कि इनसे पंगा मत लो, ये बहुत ही भयानक लोग हैं। और मलिक ने आगे कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 68 दिनों से 27 गांव के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और वहीं आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग किसान की मौत भी हो गई और वहीं किसान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। और मामले में सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। और नवा रायपुर में पिछले 68 दिनों से किसान आंदोलनरत है और किसानों ने मंत्रालय जाने के लिए पैदल मार्च किया और इस दौरान एक किसान अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा और किसानों के गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और बुजुर्ग सियाराम पटेल को नज़दीकी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन किसानों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो किसान था उसने दम तोड़ दिया। और वहीं नवा रायपुर किसान संगठन के प्रवक्ता गिरधर पटेल ने कहा कि एक आंदोलनकारी किसान की अचानक मौत हो गई और मृतक किसान सियाराम पटेल बरोदा गांव के रहने वाला था और फॉर्म जमा करते आंदोलन में अचानक मौत हो गई। और गिरधर पटेल ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है और उन्होंने कहा कि घटना से किसान परिवार बहुत दुखी है और शासन प्रशासन से आग्रह है कि मृतक किसान के परिवार को उचित मुआवजा राशि प्रदान करें। और गौरतलब है कि एनआरडीए बिल्डिंग के सामने पिछले 68 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और किसान सरकार से पुनर्वास पैकेज की मांग करें और किसानों की मांग पर सुनवाई के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। उस समिति के साथ किसानों की 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है और वहीं समिति ने किसानों की 6 मांग को मानने पर सहमति भी जताई है। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और वहीं एमपी में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात पर उमा भारती ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है और अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। और उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी अचानक उत्पन्न भाव नहीं है बल्कि समाज की स्थिति देखने के बाद हुआ। और वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि आप जागरूकता अभियान से शुरू करिए। और वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने आगे कहा कि जब वो बेरसिया के पास गुनगुना गई तो शराब दुकान के सामने खड़ी हुई और इतने में ही आसपास लोग आ गए और बोले दीदी दुकान बंद कराएं। और उन्होंने कहा कि अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। और वहीं शिवराज सिंह से इस विषय पर चर्चा भी हुई और शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता अभियान से शुरुआत करने पर बात बनी। और उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी से कोई अटेंशन नहीं चाहिए, शराबबंदी के अभियान को लेकर विधायकों से भी बात करेंगे। और वहीं उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह वी.डी. शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति है और संतुलित जीवन जीते हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो मेरा समर्थन करेंगे। और वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उमा भारती ने कहा कि प्रियंका गांधी को अहंकार है और प्रियंका की कोई औकात नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं और उनकी बातों का जवाब देने के लिए प्रियंका को अपने कद बढ़ाना होगा और मैं उनका नाम नहीं लेती, मिसेस वाड्रा उनको बोलती हूँ।
रूस में भारत के दूतावास ने देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और वहीं दूतावास की तरफ से भारतीय छात्रों से कहा गया कि हम सभी छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि वर्तमान में कोई सुरक्षा कारण नहीं दिखता जिसके चलते देश छोड़ा जाए। और वहीं रूस दूतावास की तरफ से कहा गया है कि रूस में मौजूद भारतीय छात्रों विश्वविद्यालयों की तरफ से इस संबंध में सलाह मांगी गई थी कि छात्रों को रूस में रुकना चाहिए या नहीं। और वहीं दूतावास छात्रों और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सभी संबंधित अथॉरिटी के संपर्क में और भारत में रूस के बीच फ्लाइट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी और बैंकिंग सेवाओं में थोड़ा सा व्यवधान आया, लेकिन छात्रों से अनुरोध है कि वो अपने विश्वविद्यालयों के संपर्क में लगातार बने रहें और बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रखें। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली, कीव और मॉस्को में सिलसिलेवार रूप से अलग अलग गहन कूटनीतिक संपर्क और यूक्रेन में भारतीय अधिकारियों की 3 टीम द्वारा 24 घंटे की जमीनी कार्रवाई ने सुमी शहर से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना संभव हो। वहीं अधिकारियों के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर से अपने लगभग 600 छात्रों को निकालने के लिए ये भारत के कठिन और जटिल मिशन के 3 मुख्य घटक थे और रूस और यूक्रेन द्वारा गोलाबारी और बमबारी को रोकने और छात्रों की निकासी के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए एक मानवीय गलियारा बनाने के भारत के अनुरोध पर ध्यान देने के लिए बाद मंगलवार को भारतीय छात्रों को सुमी से बाहर निकाला गया था। वहीं चीन ने 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगचुंग में लॉकडाउन लगाने का शुक्रवार को आदेश दिया है और चीन ने लॉकडाउन लगाने का यह आदेश इस क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिया और इसके तहत निवासियों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना भी होगा। और वहीं गैर आवश्यक व्यवसायों को बंद कर दिया गया और परिवहन संपर्क निलंबित भी कर दिए गए। और चीन में शुक्रवार को देश भर में स्थानीय ट्रांसमिशन के 397 और मामले सामने आए और जिनमें से 98 मामले जिलिन प्रांत में आए हैं और शहर के भीतर केवल 2 मामले सामने आए। हालांकि अधिकारियों ने महामारी के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की चीन की नीति के तहत एक या अधिक मामले वाले क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने का संकल्प लिया है। और इस बीच स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि चीन पहली बार तेजी से एंटीजन परीक्षण शुरू करेगा क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप फैल रहा है। हालांकि चीन की केंद्रीय आर्थिक नियोजन एजेंसी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि बड़े लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक श्रेष्ठ चीनी वैज्ञानिक ने पिछले हफ्ते कहा था कि देश को अन्य देशों की तरह वायरस के साथ सह-अस्तित्व का लक्ष्य रखना चाहिए। बिहार के सुपौल जिले में शुक्रवार को बिहार पुलिस ने अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की और जिले के सदर थाना से महज कुछ दूरी पर महावीर चौक स्थित 2 दुकानों में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने देर शाम संयुक्त छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने दोनों दुकानों से भारी मात्रा में शराब बरामद की और टीम ने सबसे पहले स्थानीय राजा ठाकुर के किराना दुकान और गोदाम में छापेमारी की जहां से अंग्रेजी शराब बरामद की गई और किराना दुकान के बाद पुलिस ने राजेश जैन के मुस्कान गिफ्ट कॉर्नर में भी छापेमारी अभियान चला और जहां से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद हुआ। फिलहाल शराब की गिनती की जा रही है और वहीं इस मामले में पुलिस ने महिला सहित 2 लोगों को हिरासत में भी लिया और वहीं बताया जाता है कि ये तस्कर महंगे ब्रांड की शराब सुपौल लाते थे और कई शौकीनों को ऊंची दामों पर बेचा करते थे और इस बात की सूचना जैसे ही उत्पाद विभाग को मिली उन्होंने स्थानीय पुलिस की टीम के साथ दोनों दुकानों में छापेमारी की और शराब बरामद किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी और उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में की गई छापेमारी में बेडरूम में रखे बॉक्स वाले पलंग के नीचे और किचन में छिपा कर रखे करीब 80.75 लीटर प्रीमियम विदेशी शराब को जब्त किया गया और छापेमारी के संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई जिसमें 12 कार्टून शराब की बरामद हुई है और एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और वहीं बिहार के जहानाबाद जिले में शुक्रवार सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार जिले में NH 83 पर तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार होमगार्ड जवान को रौंद दिया
जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इधर घटना से नाराज परिजनों ने शव को सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास NH-83 पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। और घटना जिले के टहटा ओपी क्षेत्र के चहकापुर गांव के समीप की। दरअसल टहटा ओपी के नजूबेगा गांव निवासी मिथिलेश यादव शुक्रवार को साइकिल से अपने कार्यालय जा रहे थे और इस दौरान चहकापार गांव के समीप तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों को रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की मदद से आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क गए और शव के साथ NH-83 को जाम कर दिया। हालांकि बाद में समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए और जाम को समाप्त कराया गया। और वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। और पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है और साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मदद दिलाने की पहल भी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र जारी है और इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बीते एक साल में पौधारोपण पर 362 करोड़ रुपए खर्च किए। और विधानसभा में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक कुल 3,57,33,524 पौधे खरीदे, जिसे खरीदने में मध्य प्रदेश सरकार को करीब 328 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ी, जबकि इनके रख रखाव पर सरकार का 34 करोड़ से अधिक का खर्चा आया। और इन आंकड़ों के मुताबिक एक पौधा खरीदने के लिए सरकार ने करीब 92 रुपये खर्च किए, जबकि रख रखाव में प्रति पौधा मध्य प्रदेश सरकार को 9 रुपये 60 पैसे का खर्च बताया गया। और बीते 5 सालों में मध्य प्रदेश सरकार को एक पौधा खरीदने के लिए करीब 36 रुपये खर्च करने पड़े। और वहीं 2016 से 17 में सरकार को एक पौधा खरीदने के लिए करीब 56 रुपये 64 पैसे खर्च करने पड़े, जो अब बढ़कर 92 रुपये पहुँच गए। और इन आंकड़ों के मुताबिक पौधों के दाम में करीब 62% की बढ़ोतरी हुई। और यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि बीते 5 सालों में पौधारोपण में काफ़ी गिरावट भी आई। और 2016 से 17 और साल 2017 से 18 में, यानी बीते चुनाव से एक साल पहले और चुनावी साल में सरकार ने 5 करोड़ और 6 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण किया, लेकिन 2022 आते आते ये 5 से 6 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ पर आ गया। वहीं राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सदन को आश्वस्त किया कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमरिका सिंह द्वारा इस पद को पाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने के विपक्ष के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने ये भी कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जाएगी। और शून्यकाल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने आरोप लगाया कि कुलपति की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर अमरिका सिंह ने जो दस्तावेज चयन समिति के समक्ष पेश किए वो फर्जी हैं और उन दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। और वहीं प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि कुलपति ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब भेजने में जानबूझकर देरी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुलपति द्वारा जमा की गई लखनऊ की एक संस्था में उनके काम के प्रमाण पत्र की एक प्रति भी दिखाई और कहा कि ये सादे कागज पर है जिस पर संस्था की कोई मोहर नहीं है। और उन्होंने अमरिका सिंह के दस्तावेजों पर कई अन्य सवाल भी उठाए। और वहीं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसकी जाँच के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।